चलें जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि रिसीट बेसिस क्या होती हैं। आई गेस वहाँ तक हुआ था हमारा, है ना। चलें आगे चलते हैं और आगे हमारे पास सैलरी की डेफिनेशन है जो आप कभी भी ज़िंदगी में याद नहीं कर सकते कि डिफाइन सैलरी। आप पेपर में कभी आएगी कि सैलरी किसे कहते हैं, लेकिन सैलरी की डेफिनेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उनके रूल्स हैं और वो आपने क्या करने हैं, सीखने हैं और उन्हीं को हमने क्या करना है, आगे लेके चलना है। अगर हम सैलरी की डेफिनेशन की बात करें, इसमें क्या कुछ आता है उसको देखते हैं। जब भी सैलरी की बात करेंगे इसमें शामिल होगा आपकी बेसिक पे, आपको ओवर टाइम मिल रहा है वो आएगा, आपकी कमीशन आ जाएगी, आपको लीव पेमेंट्स मिलती हैं, लीव फेयर असिस्टेंस जो है वो इसमें आ जाता है। उसके अलावा आपको बीओडी मीटिंग फ़ी मिलती है, वो भी सैलरी का पार्ट बनता है। उसके अलावा आपको वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो भी सैलरी का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा आपकी जो रीइम्बर्समेंट्स होती हैं ये भी सारी किसका पार्ट बनती हैं, आपकी सैलरी का पार्ट बनती हैं। इसके अलावा आपके पास सैलरी में शामिल होंगे जो आपको अलाउंसेस आ रहे होते हैं, अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। अब अलाउंसेस की अगर हम बात करें, इसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा, आपका कन्वेंस अलाउंस आ जाएगा, एजुकेशनल और बहुत ज़्यादा अलाउंसेस हैं, ये सारे इसमें आ रहे होते हैं। इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें इसको तो आपके पास इसमें परक्विजिट्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं। जैसे आपको व्हीकल दे दी जाए, आपको अकोमोडेशन जो है वो दे दी जाए, आपको एसेट्स वगैरह ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, ये सारा इसमें आ रहे होते हैं। और अगर हम आगे चलें तो इसमें आपको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिलता है, मतलब सैलरी नहीं मिल रही, उसके बदले में आपको कुछ रकम, कुछ अमाउंट जो है वो मिल रही होती है। जैसे इसमें आपके पास आ जाएगा गोल्डन हैंडशेक, आपके पास इसमें आ जाएगा प्रोविडेंट फंड, इसमें आपके पास आ जाएगा कंसिडरेशन फॉर एंटरिंग इनटू एम्प्लॉयमेंटशिप, ये भी इसका पार्ट बनेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे आएंगे टर्मिनेशन बेनिफिट्स, जैसे कि इसमें आ जाएगी आपके पास पेंशन आ जाएगी। उसके अलावा ग्रेच्युटी जो है वो इसमें आ रही होगी। उसके अलावा सुपर एनुवेशन फ़ंड जो है वो इसका पार्ट बनेगा और बहुत सी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको इसमें मिलेगी एम्प्लॉय शेयर स्कीम और एंड पे हम डिस्कस कर रहे होंगे डेट इज़ टैक्स फ्री सैलरी। ये जो है आपको जो बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा है ये फ़्लो चार्ट, बेसिकली इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं हमने वे सारे के सारे रूल्स हैं और सारे हमने क्या करने हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करने हैं, इनके रूल सीखने हैं, क्या है क्या नहीं है, उनको हमने ऐड करना है।
तो यही सारी हमारी सैलरी है, यही सारी जो है वो हमारी किसकी बातें हैं, सैलरी की डिस्कशन जो हम सारी कर रहे होंगे। तो अगर डेफिनेशन पे आएंगे, अगर मैं कहूँ कि आपने डेफिनेशन याद रखनी है तो आप ज़िंदगी में कभी भी ये डेफिनेशन जो है वो याद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप ये अगर चार्ट सा बना लें, इसके अगर आपको बुलेट्स पता हो कि भाई ये चीज़ें इसमें आ रही हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं। आप इसे क्रैम तो नहीं करेंगे, बिकॉज पेपर में कभी भी डिफाइन सैलरी नहीं आएगा, पेपर में इसके रूल्स आएंगे और वो रूल्स हमने सारे क्या करने होंगे, सीखने होंगे। अगर हम इसके डेफिनेशन के ऊपर आए रीड करने के पर्सपेक्टिव पे, तो सैलरी में क्या कुछ शामिल है। तो सैलरी पहली बात है किसको मिल रही होगी, एम्प्लॉय को। कौन पे कर रहा होगा, एम्प्लॉयर। और ये सारा कुछ उसको मिल रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जिसके तहत उसको सारा ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब ये बेनिफिट्स कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स जो हैं वो रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे ग्रेचुटी हो गई, गोल्डन हैंडशेक हो गया, ये कैपिटल नेचर के, कैपिटल रिसीट्स होती हैं। और इसमें क्या कुछ शामिल होगा, एनी पे, वेजेस या रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉय को दी जा रही है, जिसमें लीव पेमेंट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फ़ी, ग्रेचुटी, वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट से सारा कुछ शामिल है। ग्रेचुटी क्या होती है आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब जैसे वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट्स हैं कि आप कोई मुश्किल काम कर रहे हैं और आपको वो काम करने के पैसे दिए जा रहे हैं, डैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि ये बाबडा के मुलाजमीन है, खंभे पे चढ़े होते हैं, पोल्स के ऊपर तारे लगा रहे होते हैं, तो ये मुश्किल काम कर रहे होते हैं, उसको इसके पैसे मिलते हैं। तो ये डेंजरस काम करने के पैसे मिलेंगे, डैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी कंसिडर हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर अमीर इज़ वर्किंग इन अ कंपनी विच प्रोड्यूसेस सिंथेटिक एसिड। During the process of manufacturing, some liquid evaporates, which is dangerous for the health of employees. In compensation for working in such dangerous condition, company pay rupees 20,000 per month to employee. ये जो 20,000 पर मंथ पे किया जा रहा है कि आप इन मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, सैलरी में कंसिडर हो रहा होगा। उसके अलावा जो आपको परक्विजिट्स मिलते हैं क्या होते हैं, डिस्कस करेंगे। यू कैन ईजिली कंसिडर डैट के जो आपको एसेट्स मिल रहे हैं, घर दिया जा रहा है, गाड़ी दी जा रही है, लोन दिया जा रहा है, ये सारे आपके परक्विजिट्स कहलाते हैं, मिलेंगे, बेनिफिट्स में क्या होंगे, ऐड होंगे। फिर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो गया, सब्सिस्टेंस अलाउंस हो गया, रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज़ अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस जो हैं आपके सैलरी में ऐड होंगे। अलाउंसेस पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अलाउंसेस दो तरह के होंगे, एक ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिलते हैं, एक वो है जो पर्सनल बेनिफिट के लिए मिलते हैं। जो पर्सनल बेनिफिट के अलाउंस मिलते हैं वो सैलरी में ऐड होते हैं, और जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस मिलते हैं वो सैलरी में ऐड नहीं होते। उसके अलावा अगर एम्प्लॉय का कोई एक्सपेंस है, अगर वो पे कर देता है और बाद में उसका एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्समेंट कर देता है, डैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसकी हम इनकम में क्या करेंगे, ऐड कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों की फ़ी पे करते हैं और जो आके बिल देते हैं फ़ी का कि अपने एम्प्लॉयर को, और वो आपको फ़ी वापस कर देता है, आपका बेनिफिट है, सैलरी में ऐड हो जाएगा। आप घर का बिजली का बिल पे करते हैं, जाके वो बिल अपने जमा कराते हैं एम्प्लॉयर को, वो आपको अमाउंट वापस कर देता है, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, आप किस में ऐड होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो रहा होगा। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जो सैलरी के अलावा आपको मिलती है। अब ये अमाउंट कौन कौन सी हो सकती है, एक तो है गोल्डन हैंडशेक, जिसे हम टर्मिनेशन बेनिफिट्स कहते हैं, कि जब आप वॉलंटरी तौर पर रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको आपका एम्प्लॉयर कुछ रकम पे करता है कि आप जा रहे हैं, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेंगे। आपको प्रोविडेंट फंड से अमाउंट मिलती है, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी। उसके अलावा अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लेके आते हैं और उसके लिए उसको रकम पे कर रहे होते हैं, तो डैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी। अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लेके आते हैं, उस पर कोई कंडीशन इम्पोज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय को लेके आते हैं, उसे कहते हैं आपने यहाँ पढ़ाना है, इसके अलावा आपने कहीं भी नहीं पढ़ाना, ना ऑनलाइन कोई सी वेंचर पे नहीं पढ़ाना, और हम आपको इसका पर मंथ जो है पे कर रहे होंगे। तो वो जो पर मंथ पे किया जा रहा है, आप पे एक कंडीशन इम्पोज की गई है, ये भी क्या होगा, आपकी सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। या आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें पास पे, करंट पे या फ्यूचर में, वो भी क्या होगा, आपकी सैलरी का पार्ट। मतलब आप एक एम्प्लॉय को लेके आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि तुमने हमारे पास 5 साल तक रहना है, 5 साल तक तुम्हें हमें छोड़ के नहीं जाना, हम तुम्हें इसका 10 लाख रुपये पे कर देते हैं। जो 10 लाख रुपये पे किया है, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, उसको हम किसकी कंसिडर करेंगे, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर कर रहे होंगे।
उसके अलावा कोई भी पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह मिल रही होती है, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। शेयर्स मिलेंगे, ये भी सैलरी का पार्ट होगी। और जो आप टैक्स फ्री सैलरी है, जो बेनिफिट्स होगा टैक्स का, वो भी किसका पार्ट होगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। तो ये डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन को पढ़ने बैठेंगे, आप कभी भी याद नहीं कर सकते कि किसमें क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। सो बेहतर तरीका है इसके लिए साथ ये ट्री बना लें, बुक के ऊपर ही कहीं जगह मिलती है, साथ ड्रॉ कर ले, ताकि आपको पता हो कि भाई सैलरी में ये चीज़ें हैं सारी, मैंने इनके ही रूल्स लिखने हैं, मैंने इनके ही रूल्स याद करने हैं, और सारी मेरी सैलरी ये है। क्लियर है ये? जैसे एग्जांपल है, मिस्टर आरिफ हबीब इज़ अ CFO ऑफ HBL लिमिटेड विच इज़ अ लीडिंग कमर्शियल बैंक, अ न्यू कंपनी Tesla Limited has recently established with the strategy of acquiring top executives from the market. TL has approached Mr. Arif to work as a CFO. उसने अप्रोच किया आरिफ को कि आप क्या करें, आप हमारी कंपनी में CFO तौर पे काम कर लें। TL offers him a handsome salary along with the following benefits, कि उसको 2 मिलियन पे करेंगे कि वो हमारे साथ एम्प्लॉयमेंटशिप में आ जाए। तो ये दो उसको पे किया जा रहा है, 2 मिलियन एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लाने के लिए, डेट इज़ द बेनिफिट। और ये क्या करेंगे, हम उसकी सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। फिर उसको हमने 4.2 मिलियन पे किया है फॉर अ कंडीशन डैट मिस्टर आरिफ विल नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं, 4.2 मिलियन पे कर रहे हैं। सैलरी का पार्ट है, क्या करेंगे, आरिफ की सैलरी में ऐड कर देंगे। अदर टर्म्स एंड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिस्टर आरिफ विल नॉट बी पोस्टेड अब्रॉड। इफ़ मिस्टर आरिफ इज़ पोस्टेड अब्रॉड ही विल पेड कंपनसेशन। अगर हम बाहर भेजेंगे, हम आपको उसके पैसे पे करेंगे, तो वो जो पैसे पे किए जाएंगे, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट सैलरी। एंड द लास्ट, इफ़ ड्यू टू रिसेशन TL intends to lay off the employees, each employee will have an option to continue employment or opt voluntary retirement consideration of some termination benefits। कि कल को हम निकालेंगे आपको, आपके पास ऑप्शन होगा, आप जा सकते हैं, हम आपको उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ये भी किसका पार्ट बनेगी, सैलरी का पार्ट बन रही होगी। तो सिर्फ पर मंथ अमाउंट्स मिलना इज़ नॉट अ सैलरी, बल्कि सारे बेनिफिट्स जो हैं वो किसका पार्ट बनेंगी, सैलरी का पार्ट बन रही होगी। उसके अलावा अगर कोई सरकारी मुलाजमीन है जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे और उनकी पोस्टिंग अब्रॉड हो जाए, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि वो हमेशा क्या होते हैं, रेजिडेंट होते हैं। उसकी बेशक दुनिया में जहाँ कहीं भी है, उसको सैलरी यहाँ से पे होनी है पाकिस्तान से, उसकी वो सैलरी टैक्सेबल रहेगी, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स जो है वो डिडक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ज़रा इसको पढ़ लें डेफिनेशन को यहाँ तक, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं। अगर नोट कर लिए तो बताएं, वो इसका मैंने मिटाने हैं।
कर दूँ बोर्ड्स ऑफ? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये चैप्टर आपका प्योरली जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना होने के बराबर आएंगे। ये सारा चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब जब हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम अगर बात करें तो हम नाम लिख देंगे जी मिस्टर ए, जिसकी भी कर रहे हैं कैलकुलेशन, इंडिविजुअल होगा और रेजिडेंट जो है वो कंसिडर होगा, और हमारे पास आ जाएगा टैक्स ईयर जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे होंगे 2025। ये सारा कुछ हम चैप्टर नंबर 1 में सीख के आ चुके हुए हैं कि बंदा रेजिडेंट कब होता है, व्हाट इज़ टैक्स ईयर, सारा कुछ देख के आ चुके हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है न्यूमेरिकल की, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है जिसको हमने क्या करना होता है, लेके चलना होता है। हमारे पास जब भी सवाल शुरू होगा आपने टैक्स के न्यूमेरिकल्स के ये हमेशा इनकम टैक्स में ये 2 कॉलम्स ही बनाने हैं। जो ये वाला कॉलम है ना, एक्सट्रीम राइट वाला, ये हमेशा आपका फाइनल कॉलम होगा, और यहाँ पे आपने हमेशा वो अमाउंट लिखनी है जो टैक्सेबल है। और ये वाला जो कॉलम है, इनर कॉलम, ये हमेशा आपकी वर्किंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। जो भी वर्किंग करनी है वो आपने हमेशा इस कॉलम में करनी है, और फाइनल अमाउंट जो है वो आपने कहाँ लिखनी है, इस कॉलम में लिखनी है। अगर सैलरी की बात करें, इसके 2 ही ट्रीटमेंट है, यहाँ तो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। टैक्सेबल का मतलब है यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एग्जाम्प्ट का मतलब है नहीं ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो अगर हम सैलरी की बात करें, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस भी करके आए, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको जो जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, आपको बेसिक सैलरी मिलेगी पर मंथ। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 70,000 पर मंथ, आप क्या करेंगे, 70 × 12 करेंगे, क्या आंसर आएगा, 8,40,000। डैट विल बी अ टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। आपको ओवर टाइम की पेमेंट मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपने ओवर टाइम लगाया, आपको 1 लाख का मिला, आप इसमें ऐड कर देंगे। आपको बोनस मिला, टैक्सेबल होता है, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, आप उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपको कमीशन मिली, जैसे जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको सैलरी भी मिलती है, उनको कमीशन भी मिलती है। जो कमीशन मिलेगी डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, हम इनकम में ऐड करेंगे। आपको लीव पेमेंट्स मिलती हैं, छुट्टियों के पैसे, लीव फेयर असिस्टेंस वगैरह, ये भी टैक्सेबल होती हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, आपकी इनकम में ऐड करेंगे। आपको BOD मीटिंग फ़ी मिली है, फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000, ये भी हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करते जाएंगे। तो जो जो चीज़ें टैक्सेबल होंगी वो हमेशा हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। जो एग्जाम्प्ट होंगी उनको हम क्या करेंगे, अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होंगे। तो आप सारी सैलरी अकाउंट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास टोटल सैलरी जो है वो आ रही होगी। कितनी बनती है, कितना, 18,18,65,000, ये आपकी सैलरी बनेगी। और इसमें हम क्या करें, फिर टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। लेकिन जब हम सैलरी की बात करते हैं, हमें सिर्फ पैसे नहीं मिलते, हमें अलाउंसेस भी मिलते हैं, हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, गाड़ी दे दी है, घर दे दी है, एसेट दे दी है, लोन दे दी है, इनको भी हमने कैलकुलेट करना है, इनको भी हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो जैसे हमने सेकंड लिखा था अलाउंसेस, हम बात करते हैं सबसे पहले कि अलाउंसेस क्या होते हैं और क्या नहीं होते। अगर हम बात करें अलाउंसेस की बेसिकली,
तो अलाउंसेस भी क्या हैं हमारे पास, बेनिफिट्स हैं जो हमें क्या मिल रहे होंगे, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहे होंगे अदर देन बेसिक सैलरी। क्या होते हैं अदर देन बेसिक सैलरी, जो आपको पर मंथ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अलाउंसेस कहते हैं। अलाउंसेस के कुछ फीचर्स होते हैं जिसको आपने याद रखना है हमेशा। नंबर 1, अलाउंस जो है वो आपको हमेशा इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा। ये एसेट्स की फॉर्म में नहीं होता, ये बल्कि क्या होगा, हमेशा पैसों की फॉर्म में होगा। 5,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, 20,000, ये हमेशा आपको कैश की फॉर्म में मिलेगा। नंबर 2, ये हमेशा जो है वो फिक्स अमाउंट होगी। जैसे वो कहते हैं जी हम आपको एजुकेशनल अलाउंस पे करेंगे 10,000 पर मंथ, वो 10,000 पर मंथ ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जुलाई में 10,000 पे किया, अगस्त में 12 कर दे, सितंबर में 8 कर दे, अक्टूबर में पे ही ना करे, ऐसा नहीं होगा। वेंस इट इज़ डिसाइडेड कि आपको अलाउंस मिलेगा तो 12 महीने आपको अलाउंस मिलेगा और वो फिक्स अमाउंट के ऊपर ही अलाउंस मिल रहा होगा। तो जहाँ पे भी रिमेंबर, कहीं पे भी सवाल पढ़ते हुए आप जब अलाउंस का वर्ड पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ये 2 फीचर्स लाजमी है, या तो कैश फॉर्म में मिलेगा हमेशा, और दूसरा क्या होगा, ये फिक्स अमाउंट मिलेगी, वेरिएबल अमाउंट नहीं मिल सकती। ये नहीं कि जी जुलाई के महीने में कोई और अलाउंस था, अगस्त में कोई और हो गया, सितंबर में कोई और, नहीं। एक दफ़ा कह दिया कि आपका अलाउंस 10,000 पर मंथ है, साल तक आपको 10,000 पर मंथ ही मिलता रहेगा, और ये हमेशा कैश की फॉर्म में मिलते हैं, सैलरी में ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। फिर नंबर 3 पे आपको अलाउंस जो मिलता है, ये इसके पर्पस 2 हो सकते हैं। एक वो जो आपको पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिलता है, और दूसरा वो है अलाउंस जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए मिलता है। अलाउंस के 2 टाइप्स हैं, या तो अलाउंस वो जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिलेगा, या वो अलाउंस है जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिल रहा होगा। नंबर 4 जो है, अलाउंसेस में से कोई एक्सपेंस आप लेस नहीं करवा सकते, खर्चा इसमें से लेस नहीं हो सकता। या तो ये टैक्सेबल है, या तो क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। इसमें से एक्सपेंस जो है वो आप कभी भी लेस नहीं करवा सकते। हम जब भी अलाउंस की बात करेंगे, ये चंद एक फीचर्स जो हैं वो अलाउंस के होते हैं। सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ कैश, नंबर 2 फिक्स अमाउंट, नंबर 3 जो है इसमें से खर्चा लेस नहीं हो सकता। आपको उसने हाउस रेंट अलाउंस दिया 20,000 पर मंथ, और आपके जी मैं तो किराए के घर पर रह रहा हूँ, मेरा किराया जो है 25,000 पर मंथ है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो टैक्सेबल है, हम इसको ऐड करेंगे 20,000 को, या एग्जेम्प्ट है, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। और अलाउंस 2 तरह के होते हैं, एक वो जो हमें पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिल रहे हैं, और दूसरे वो जो हमें ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए मिल रहे हैं। रिमेंबर, जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अलाउंस मिलते हैं वो हमेशा टैक्सेबल होते हैं, वो हमेशा आपकी इनकम में क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। और जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। कोई भी अलाउंस जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुंच रहा है, पर्सनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो आपके टैक्सेबल है। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, टैक्सेबल होता है, आपको रहने के लिए कुछ अमाउंट हर महीने पे की जा रही है। हाउस रेंट अलाउंस है, आपको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, टैक्सेबल है। आप बेशक अपने घर में रह रहे हैं, आप किराए घर में रह रहे हैं, आप झुग्गियों में रह रहे हैं, आपको पर मंथ अलाउंस मिलता जा रहा है, बेनिफिट है, ऐड होगा। यूटिलिटीज़ अलाउंस है, बिजली का बिल, गैस के बिल का, वो कहते हैं हम आपको पर मंथ पे कर देंगे, बिल आ रहा है नहीं आ रहा, कुंडे डाले हुए हैं आपने, आपको अलाउंस जो है मिलता रहेगा, पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, सैलरी का पार्ट बनेगा। एजुकेशनल अलाउंस जो है पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, सैलरी में ऐड होगा। कन्वेंस अलाउंस है, आपने कहा महंगाई बढ़ी होगी, पेट्रोल बहुत महंगा होगा, तो ठीक है हम आपको पे करेंगे 5,000 पर मंथ। अब 5,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, आप अपनी बाइक पे आए, साइकिल पे आए, मेट्रो पे आए,
अपनी मर्सिडीज़ में आए, आपको 5,000 पर मंथ पे किया जाएगा, डेट इज़ अ बेनिफिट, क्या होगा, सैलरी में ऐड हो रहा होगा। फिर डियरनेस अलाउंस, जैसे ये होता है हमेशा आपके इन्फ्लेशन के लिए देते हैं आपको, अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो सपोर्ट करने के लिए आपको चंद एक महीने के लिए अलाउंस दे रहे होते हैं, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जैसे आप बहुत ही कमज़ोर हैं और आपके एम्प्लॉयर ने कहा भाई हम आपको पे करते हैं मिल्क अलाउंस, जाके दूध पियो, बेनिफिट हो रहा है, टैक्सेबल है। वो किसी भी चीज़ का अलाउंस गिवन कर सकता है। इवन वो कहते रही हम आपको पे करेंगे फ्यूचर में आपके जनाजे के लिए जनाजा अलाउंस, कल को आपने मरना है, जनाजा खोना ही है, महंगा हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको पे कर रहे हैं। तो भाई जिसका आपको बेनिफिट हो रहा है वो क्या होगा, हमेशा टैक्सेबल होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वो कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि यही आएंगे, कोई भी हो सकता है। बस आपने देखना है क्या उसके नाम के आगे अलाउंस लिखा हुआ है। अगर नाम के आगे अलाउंस लिखा हुआ है और बेनिफिट हो रहा है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। फिर अगर हम देखें तो अलाउंस की यही दो टाइप हैं, एक वो अलाउंस जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिलता है, एक वो जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए नहीं मिलता। मतलब ये वो अलाउंस है जो हमें पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिल रहा है, जिसके लिए मिल रहा है पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, और ये हम अभी डिस्कस करके आए हैं, ये टैक्सेबल होता है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है, एजुकेशनल अलाउंस है, ये सारा क्या है, ये टैक्सेबल है। इसमें सिर्फ एक अलाउंस ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं मेडिकल अलाउंस। ये मेडिकल अलाउंस का सिर्फ हमने एक रूल याद रखना है, इसके अलावा किसी भी अलाउंस का रूल नहीं है। मेडिकल अलाउंस का रूल क्या होता है कि आपको जो भी अमाउंट मिलेगी मेडिकल अलाउंस की, इसमें से आपने हमेशा लेस करवाना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कि जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका आपने क्या लेस करवाना है, 10%। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे, और अगर आपका आंसर ज़ीरो हुआ या नेगेटिव हुआ तो हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये सिर्फ मेडिकल अलाउंस का रूल है, इसके अलावा किसी का भी रूल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मेडिकल अलाउंस की अमाउंट मिलती है 5 लाख रुपया, सॉरी आपको मेडिकल अलाउंस की अमाउंट मिलती है 2 लाख रुपया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सैलरी कितनी है, बेसिक 8,40,000 है। आप इसका 10% ले कितना बनता है, 84,000। तो आपको जो मेडिकल अलाउंस मिलेगा उसमें से आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेस करवाएंगे, रिमेनिंग आंसर कितना बचा, 1,16,000। ये बेनिफिट है, ये हम क्या करेंगे, ये हम आपकी सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। अगर जवाब पॉजिटिव है तो सैलरी में ऐड होगा, अगर ज़ीरो आया या नेगेटिव आया तो हम सैलरी में ये कभी भी ऐड नहीं करेंगे। ये 10% की हमने बेसिकली एग्जेम्पशन इसलिए दी हुई है बिकॉज ये मेडिकल अलाउंस आपको बेसिक हेल्थ केयर के लिए मिलता है। ख़ासतौर पर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, रोज़मर्रा की दवाइयाँ, टेस्ट वगैरह के उनके बेनिफिट्स नहीं दे रहे होते, हम उनका इलाज तो नहीं करवा रहे होते, तो हम उनको ये अलाउंस दे देते हैं कि भाई ये पकड़ लो अलाउंस, बीमार होते हो नहीं होते, इलाज करवा रहे हो, वट जो भी है तुमने इसी सारा कुछ करवाना है। अगर हम इसको 10% एग्जाम्पशन ना दें तो इसकी इनकम में 2 लाख ऐड करेंगे, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसका टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो उसको टैक्स रिलीफ देने के लिए हम क्या करते हैं, हम 10% जो है उसका अलाउंस एग्जेम्प्ट कर देते हैं ताकि उसकी इनकम में कम अमाउंट ऐड हो, उसका टैक्स भी क्या हो, इतना ज़्यादा ना बढ़ रहा हो। तो ये हमने इसके लिए दिया होता है। मेडिकल अलाउंस के अलावा किसी भी अलाउंस का रूल नहीं है, ये सिर्फ किसका है, मेडिकल अलाउंस का है। फिर हमारे पास सेकंड अलाउंसेस हैं जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं। अब ये कौन से होते हैं, जैसे आपने अक्सर नाम सुना होगा TADA का, ट्रैवलिंग अलाउंस, और डेली अलाउंस का आपने नाम सुना होगा। कल को आप फॉर्म में जाएंगे, अगर गए तो आप इंशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, करतूतें तुम्हारी हैं, टेस्ट में तो रो रहे होते हो, चीख रहे होते हो, टेस्ट ले लेके मर गए हैं, ये हो गया वो हो गया, क्यों भाई कैसे, तो फॉर्म कैसे जाओगे। तो चलो कल को अजम्पशन लेते हैं अगर 3027 में आप फॉर्म में चले गए तो क्या होगा, आपको जब भी क्लाइंट के पास भेजा जाएगा तो ये नहीं कहेंगे भाई ये क्लाइंट है फलानी जगह पे जाओ काम करके आओ, ऐसा तो नहीं होगा। एक स्टाइपेंड नहीं मिलनी, 5,000 स्टाइपेंड है, इससे ट्रिपल भिखारी की इनकम है पर मंथ जितनी आपको स्टाइपेंड मिलनी है।
फैक्ट बता रहा हूँ। जब आपको काम के लिए भेजा गया तो वो आपको हमेशा साथ कुछ ना कुछ पैसे दे के भेजेंगे। जी 500 रुपया पकड़ लो, आने जाने का जो आपका फेयर लगेगा वो, और जो खाना पीना हुआ खा लेना, 500 रुपया, 1000 रुपया। ये अलाउंस सिर्फ़ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप फर्म के काम से जाएंगे। अगर आप फर्म के काम से नहीं गए, आप 2 महीने फर्म में बैठे रहे हैं, आपको 1 रुपया नहीं देंगे एक्स्ट्रा स्टाइपेंड के अलावा। जिस दिन क्लाइंट पे भेजेंगे उस दिन क्या किया जाएगा, आपको TADA ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे या डेली अलाउंस जो है वो दे रहे होंगे। तो ये आपको अलाउंस मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, उस स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो ये स्पेसिफिक काम करने के लिए, ये ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए है। क्या इसका कोई आपको बेनिफिट हो रहा है? क्या इसका कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ आपको? नहीं, ये तो काम करने के लिए है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमने देखना है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसकी भी 2 तरह से मिलता है। एक है वो जो आपको वन ऑफ टाइप मिलेगा। क्या? वन ऑफ टाइप मिलेगा। वन ऑफ टाइप का मतलब क्या होता है कि जब काम करेंगे तब ही दिया जाएगा। आप फॉर्म में गए हैं, आप जिस दिन क्लाइंट पे जा रहे हैं आपको 500 दिया जा रहा है, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन नहीं पे होगा। मतलब जब काम पे जाएंगे उस वक्त दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं पे किया जाएगा। अगर ये वन ऑफ टाइप अलाउंस है तो ये क्या होगा, आपका हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा कि जब काम पे गए हैं तभी मिल रहा है। जैसे परचेसिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, इनका रोज़ काम क्या होता है, मार्केट में जाना होता है। तो भाई जब मार्केट में जा रहे हैं उनको हम 500-1000 पे कर रहे हैं, जब वो नहीं जाएंगे हम नहीं पे करेंगे। तो ये वन ऑफ टाइप मिल रहा है। तो अगर वन ऑफ टाइप है तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं कि जहाँ पे आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए अलाउंस मिलता है, बट वो वन ऑफ टाइप नहीं मिलता। वो आपको फिक्स कर देते हैं, 5% ऑफ बेसिक सैलरी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, या 3000 पर वीक, 10,000 पर मंथ, वो फिक्स कर दिया है। अब आप ऑफिस से काम से जाएं या ना जाएं, आपको ये अलाउंस मिलता रहेगा। आप बेशक महीने में 10 दफ़ा जाएं या महीने में 1 दफ़ा जाएं या जाएं ही ना, आपको ये अलाउंस जो है वो मिलता रहेगा। वो कहते हैं जी आपको हम देंगे TADA और वो होगा आपके 10% ऑफ सैलरी का। अब आप 2 महीने किसी भी काम से बाहर नहीं गए, ठीक है, आपको तो अलाउंस मिलता रहेगा। तो अगर आपको ये फिक्स अमाउंट में मिल रहा है, परसेंटेज में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर हम इसको सम अप करें, अलाउंसेस हमारे 2 तरह के हैं। एक वो जो आपको मिलेंगे ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए, और दूसरे वो जो आपको पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मिलेंगे। जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अलाउंस मिलेंगे वो हमेशा क्या होते हैं, टैक्सेबल, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, यूटिलिटीज़ अलाउंस वगैरह हो गए। फिर है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए काम करने के लिए अलाउंस मिल रहा है। अगर आपको वन ऑफ टाइप मिला, मतलब जब काम करेंगे तब मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपको फिक्स फॉर्म में मिल रहा है, पर मंथ, पर वीक या परसेंटेज में, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसे देख लें एक दफ़ा, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं। इसको ज़रा देखने के बाद ना इस वाले पॉइंट पर आइएगा, डेफिनेशन के पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। वो कहते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग अ कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटीज़, एजुकेशनल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस, ये सारे क्या हैं, टैक्सेबल हैं। आगे उसने कहा एक्सक्लूडिंग अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़, कि जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस मिलेगा वो क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन उसकी उसने एक्सेप्शन भी बताई है कि अगर कोई ऐसा अलाउंस है जो आपको मंथली सैलरी में मिल रहा है तो वो क्या है, आपका टैक्सेबल है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, अलाउंस विच इज़ नॉट होली, एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरीली और एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, ये भी टैक्सेबल होता है। इसका मतलब क्या है, ज़रा समझते हैं ये वाली पॉइंट का। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अच्छी फॉर्म में कभी ज़िंदगी में गए, बिग 3 में, FTS क्या है, छोड़ दे, बिग 3 के ख्वाब देख रहे, आपको फॉर एग्जांपल अलाउंस मिलता है 4 लाख रुपया, और आपको काम है जी आपने 2 महीने के लिए कहाँ जाना है, दुबई जाना है, आपको अलाउंस दे दिया। ये उन्होंने आपको सिर्फ अलाउंस दिया है ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, मिला एक दफ़ा ही है, जब आपको कहाँ भेजा, बाहर के लिए भेजा। लेकिन आपका एक्चुअल खर्चा हुआ
जो आपका एक्सपेंस हुआ वो हुआ 2,50,000। कितने पैसे बच गए? 1.5 लाख। अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको काम पे भेजा 4 लाख रुपया दे के कि यार फलाना काम है करके आ जाओ, और ये 4 लाख रुपया वन ऑफ टाइप ही है। अगर हम बात करें वन ऑफ टाइप की तो फिर तो 4 लाख एग्जाम्प्ट होना चाहिए, लेकिन जब हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ वो कितना है? 2.5 लाख का। अब 2 सिनेरियोज है हमारे पास। वापस आए, उसके साथ 4 लाख दिया था, हम बड़े ईमानदार हैं। पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे कौन सी है? ईमानदार कौम है। तो आप आए, आपने आंसुओं के साथ का सर देखे, 4 लाख दिया था, ये सारे बिल ने 2.5 लाख खर्चा हुआ, ये 1.5 लाख में आपको वापस कर रहा हूँ। अगर आप इतने ईमानदार हैं फिर तो ठीक है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, क्या करेंगे? 4 लाख मिला, खर्चा करेंगे आप 50,000 का, जाके वहाँ पर रह लेंगे फुटपाथ के ऊपर, इवन भीख मांग लेंगे वहाँ पे, एक्स्ट्रा पैसे लेके आएंगे। जो पैसे बच गए हैं ये वापस नहीं करेंगे, ये कहाँ करेंगे? अपनी जेब में डाल लेंगे। अगर ये आपने अपनी जेब में डालनी है तो ये टैक्सेबल है, ये किस में ऐड हो जाएंगे? आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। उससे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अमाउंट जो स्पेंड होगी, जो खर्च होगी, सिर्फ वो एग्जाम्प्ट है, जो बच जाएगी वो क्या है? टैक्सेबल है। तो अगर आपको कोई ऑफिशियल ड्यूटी के लिए अलाउंस मिला है, आपने खर्चा किया, अगर पैसे बच गए हैं और वापस नहीं किए तो वो आपको बेनिफिट समझा जाएगा, वो क्या है? आपका सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ है जो पेपर में कंफ्यूज करती है, ख़ास तौर पर यहाँ पे जाके कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर बिलाल इज़ वर्किंग एज एन एग्जेक्टिव इन अ बेवरेज कंपनी। He has provided you with the following details in order to calculate his taxable income. उसने ये डिटेल्स दी हैं उसकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए। उसकी सैलरी बेसिक जो है पर मंथ 1 लाख रुपया है, उसका हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ 30,000 रुपया है, उसको ऑफिशियल ड्यूटीज़ का अलाउंस मिला है, डैट इज़ 5% ऑफ बेसिक सैलरी। उसको अलाउंस मिला है 6 लाख रुपये का फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग इन फॉरेन कंट्री। ही स्पेंड रुपीज़ 4,50,000। हमने इसकी इनकम जो है कैलकुलेट करनी है। सैलरी कितनी है? 1 लाख पर मंथ है, 12 लाख हो गई। हाउस रेंट अलाउंस पर्सनल बेनिफिट के लिए मिल रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 360, डेट विल बी अ पार्ट ऑफ इट सैलरी। फिर आपको जो फिक्स परसेंटेज में अलाउंस मिल रहा है वो तो हमेशा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब आखिरी सीन यही है कि उसको 6 लाख का अलाउंस दिया मीटिंग अटेंड करने के लिए, वन ऑफ टाइप था, खर्चा कितना हुआ? 4.5 लाख का, तो 1.5 लाख बचे। अगर वापस नहीं किया तो डेट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, हम उसकी इनकम में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे अजम्पशन ली, हमने वापस कर दिया, ईमानदार है। लेकिन अगर पेपर में इस तरह का सवाल है ना, जैसे यहाँ पे है कि 6 लाख मिला था, 4.5 लाख लगाया, आप यही अजम्पशन लेंगे कि 1.5 लाख जो बच गया था उसने वापस नहीं किया, और वो क्या होना चाहिए? उसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कहानी हमारे अलाउंसेस की है, और अलाउंसेस में सबसे ज़्यादा जो उसने तंग करना होता है वो उसने यहाँ पे ही तंग करना है। ये फ़्लो चार्ट है, अगर आपको ये समझ आ गई है आपके अलाउंसेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ख़ास तौर पर ये वाला पॉइंट, जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अलाउंस मिलेंगे, वन ऑफ टाइप का क्या ट्रीटमेंट है, फिक्स का क्या ट्रीटमेंट है, और अगर वन ऑफ टाइप मिला है और ख़र्चा कम हुआ है, पैसे बच गए हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये पेपर में सबसे ज़्यादा सैलरी का टेक्निकल एरिया, वो किसी भी चीज़ का अलाउंस आपको गिवन कर सकता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये इसका सारा ट्रीटमेंट है जो आपने याद रखना है। इसे एक दफ़ा देख लें, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं परगलेट्स के बारे में, क्या होते हैं क्या नहीं होते। डेफिनेशन भी दफ़ा देख लें।
पढ़ें आगे जाके। उसके बाद है अमाउंट और परक्विजिट को हम कब ट्रीट करते हैं कि हमें कोई रिसीव हो गई है या नहीं हो गई, उसको देखते हैं। देखें, कोई भी बेनिफिट अगर डायरेक्टली एम्प्लॉय को मिल जाए, ये रिसीट है, हमने कहा कि हम आपकी सैलरी का पार्ट बनाएंगे। अगर आपके किसी एसोसिएट को मिल जाए, जैसे एक है आपका इलाज करवाना इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट टू यू, एक है भाई आपके वालदैन का इलाज करवा देना, भाई तुम्हारा ही है कि मांग के लेके आए वालदैन, तो तुम्हारा ही बेनिफिट काउंट होगा। आपको कोई बेनिफिट दे दे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी। आपके किसी एसोसिएट को बेनिफिट दिया, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। या आपके कहने पे किसी थर्ड पार्टी को कोई बेनिफिट, कोई अमाउंट, कोई रकम ट्रांसफ़र हुई, ये भी किसका पार्ट बनेगा? आपकी इनकम, आपकी सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास गए हैं, आपने जाके बैंक से गाड़ी लीज पे ली है और आपका एम्प्लॉयर जो है वो किस्तें पे कर रहा है, तो भाई आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेशक बैंक को पे कर रहा है, तो डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अब ये बेनिफिट आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर पे कर दे तब भी आपका बेनिफिट है, एम्प्लॉयर का कोई एसोसिएट पे कर दे। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं इत्तेफाक स्टील मिल में, बीमार हुए तो इत्तेफाक हॉस्पिटल ने आपका फ्री में इलाज कर दिया, तो भाई उनके साथ, तो ये भी किसका बेनिफिट होगा? आपका ही बेनिफिट कंसीडर होगा। या कोई थर्ड पार्टी से आपको बेनिफिट मिल जाए, ये भी किसका है? एम्प्लॉय का बेनिफिट है। और सबसे एंड पे कि अगर आपको कोई आपका साबका एम्प्लॉयर, पास्ट एम्प्लॉयर, उससे कोई बेनिफिट इवन रिटायरमेंट के बाद, जॉब छोड़ने के बाद भी रिसीव हुआ, ये आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। या जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, जो फ्यूचर में जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, उससे कोई रकम, उससे कोई बेनिफिट, कोई अमाउंट, कुछ भी मिलेगा, ये भी किसका पार्ट बनेगा? सैलरी का पार्ट बनेगा आपका। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अलाउंसेस हमारे जो हैं वो तो कंप्लीट हो गए, हमने डिस्कस कर लिया कि भाई अलाउंसेस क्या हैं क्या नहीं है। बेनिफिट्स हैं कैश की फॉर्म में मिलेंगे, फिक्स अमाउंट में मिलेंगे, इसमें से एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हम लेस नहीं करवा सकते। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको मेडिकल अलाउंस 20,000 पर मंथ मिल रहा है, आपका मेडिकल बिल आया 18,000 पे, आप कहें जी मुझे तो बेनिफिट 2,000 का हुआ है तो मैं 2,000 ऐड करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें से कभी भी किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते। फिर अलाउंसेस दो टाइप्स के हैं, या तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हैं वो हमेशा क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। ऑफिशियल ड्यूटीज़ की दो टाइप्स हैं, ये एक तो वो जो आपको वन ऑफ टाइप मिलेंगे, एक वो जो आपको फिक्स परसेंटेज मंथली या वीकली या परसेंटेज मिलेंगे। जो इस तरह फिक्स फॉर्म में मिल रहे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। और जो वन ऑफ टाइप है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। और अगर आपको अलाउंस मिला ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, जो बचेगी आपके पास, वो भी किसका पार्ट बनेंगे? आपकी सैलरी का पार्ट बन रही होगी। ये सारी कहानी हमारे अलाउंसेस के बारे में थी। अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं पर्क्विजिट्स किसे कहते हैं, पर्क्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। वो वक्त याद करें जब आप सीए में आए थे और पीआरसी में फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स ने आपसे बड़े झूठ बोले थे कि आप सीए करेंगे, एक ऑडी खड़ी होगी, और जब आप सीए करने के बाद जब आप घर से निकलेंगे हेलीकॉप्टर आपके पास आएगा, चॉपर में बैठेंगे, जाके लैंड होंगे, उतरेंगे, ये सारे ख्वाब दिखाए होते। ऐसा होता है कुछ? मेहरान नहीं तुम लोगों से भाई होनी, साफ सीधी बात है, वो जो बंद हो चुकी हुई है। एनीवेज, ये बेनिफिट्स तो बड़े दिखाए होंगे कि आपको क्या मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। मुझे याद है मैं क्लास 6 में था और तो हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर आए थे, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो नहीं थे, आरिफ नाम था उनका। तो वो आके ना बड़ी काउंसलिंग करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ये और वो ना। तो वो उस वक्त आके ना बता रहे थे कि देखे मेरा भाई ने सीए किया हुआ, उसको घर मिला, गाड़ी मिली, एंड तो शादी भी उसकी हो गई उसकी मर्ज़ी की। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे सारे लड़के जो है सब ने फैसला किया हम भी क्या करेंगे, सीए करेंगे। जो आया है ना सिंगल मर रहा है अभी तक बेचारा, ना उसका सीए हो रहा है, ना गाड़ी मिल रही है, ना घर मिल रहा है, शादी से भूलनी है उसकी। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप सीए में हैं, क्या मिलेंगे आपको, बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। अब मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते जो आपको पोर्ट्री किया था कि ऑडी खड़ी होगी, चॉपर आपके लिए आएगा। हाँ मेहरान, अब तो आल्टो आ गई है, आल्टो आपको दे दी जाती है और वो बड़ी आप उस पर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। 36 लाख की तो आल्टो पड़ रही है अब, अगर आप देखा जाए तो वही बहुत बड़ी होती है गाड़ी।
एनीवेज, तो अब ये बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ दी जाती हैं, उन्हें घर दिया जाता है, उनको लोन दिया जाता है, उनको एसेट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये भी तो बेनिफिट्स हैं। आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपको 5 साल के लिए गाड़ी दे दी गई है, आप गाड़ी इस्तेमाल करें। भाई गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, मज़े से जा रहे हो, आ रहे हो, बेनिफिट तो है। और हमने सैलरी का एक बेसिक असूल पढ़ा था, जो इसका मॉडल था कि आपको आपके एम्प्लॉयर से जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपने हमेशा किस में ऐड करना है, सैलरी में ऐड करना है। आपको रहने के लिए घर दे दिया, कोई किराया नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, बेनिफिट तो है, आप घर में बैठे हुए हैं। अब हमने इन बेनिफिट्स की कैलकुलेशन जो है वो सीखनी है। इनको हम क्या कहते हैं, परक्विजिट्स कहते हैं। सबसे पहली बात है कि ये बेनिफिट्स मोस्टली इन काइंड होते हैं, आपको एसेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। लोन जो है वाहिद वो एक है कि कैश की फॉर्म में दिया जा सकता है, या यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो आपके पेमेंट की जा सकती हैं, या फ़ी वगैरह आपकी पेमेंट की जा सकती है। ये सिर्फ कैश फॉर्म में, बाकी सारे ये इन काइंड में होते हैं। लेकिन ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते, ये आपके रैंक को मिलते हैं, आपके ओहदे को मिलते हैं। जैसे अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम मेडिकल अलाउंस देंगे, वो सबको मेडिकल अलाउंस देंगे। अगर एक स्वीपर होगा उसको भी मेडिकल अलाउंस देंगे, जो एक वर्कर होगा उसको भी मेडिकल अलाउंस देंगे, अगर एक मैनेजर होगा उसको भी मेडिकल अलाउंस मिलेगा। सबको मेडिकल अलाउंस एक फिक्स अमाउंट में वो दे रहे होंगे इन प्रपोर्शन टू देयर सैलरी। लेकिन क्या सबका फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के देंगे वो? नहीं। जो मैनेजर्स होंगे उन्हें कहेंगे हाँ भाई तुम कल को बीमार हो गए, तुम्हारा बाईपास हम करवा देंगे, उनको ये ऑफर दी जाएगी। अगर कंपनी अनाउंस करती है कि हम आपको कन्वेंस अलाउंस देंगे, हर एक को देंगे फिर, लेकिन क्या कंपनी हर एक को गाड़ी देगी? नहीं। वो चंद एक एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्हें गाड़ियाँ दी जाएंगी। वो बेसिकली उस बंदे को नहीं दी जा रही, वो जिस रैंक पे आएगा, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीएफओ, वो उस रैंक की वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा है। घर हर एक को नहीं दिया जाएगा, वो जिस रैंक के ऊपर आएगा उसको उस रैंक की वजह से वो घर दिया जा रहा है। तो इनको हमने क्या करना है, इन बेनिफिट्स को हमने कैलकुलेट करना सीखना है। तो बेसिकली ये बेनिफिट्स तो आपको मिल रहे हैं, बट ये बेनिफिट्स कंटीजेंट हैं आपके किसके ऊपर, ओहदे के ऊपर। अगर आपका ओहदा वो है, आपको क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास अकोमोडेशन आ जाएगी, व्हीकल आ जाएगी, एसेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे, और उसके अलावा क्या आएगा, आपको लोन वगैरह दिया जाएगा, ये सारे इसका पार्ट होंगे। आपको ड्राइवर दे दिया जाता है, आपको शेफ़ दे दिया जाता है, आपको माली प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे बेनिफिट्स हैं। इनको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की, और ये सारे एसेट्स के ऊपर अप्लाई होगा। हम हर एक का सेपरेट रूल नहीं पढ़ेंगे कि एसी का सेपरेट रूल है, टीवी का सेपरेट है, सब एसेट्स का यही रूल है। आपको एसेट्स जो है वो जब भी प्रोवाइड किए, एसेट्स जो है वो दो तरह से आपको दिए जा सकते हैं। एक एसेट्स जो है वो आपको क्या कर दिए जाए, ट्रांसफ़र कर दिए जाए, और दूसरे हैं कि आपको एसेट्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिए गए हैं, यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। क्या ट्रांसफ़र कर दिए जा सकते हैं एसेट्स, या आपको एसेट्स जो है वो यूज़ करने के लिए दिए जा सकते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब जो है कि एम्प्लॉय जो है आपका, अब वो कौन बन गया, उन एसेट्स का मालिक बन गया। और ये यूज़ का मतलब है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिए जा रहे हैं टेम्परेरी बेस के ऊपर। जब तक आप नौकरी कर रहे हैं आप इस्तेमाल करें, नौकरी छोड़ेंगे वापस करने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफ़र्स। अगर कोई भी एसेट ट्रांसफ़र हो, हमने इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, हमने इसके लिए बेनिफिट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। और बेनिफिट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कि जिस दिन एम्प्लॉय को एसेट ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस दिन उस एसेट की मार्केट वैल्यू, इसमें से हम लेस करवा देंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अगर उसने कोई
अमाउंट पे की है। तो ये बेनिफिट जो होगा वो हम किस में ऐड करेंगे, उसकी सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास कि सर ये मुझे एसी दे दें, कहते हैं ठीक है ले लो। वो कहते हैं जी आज मार्केट में एसी की कीमत जो है वो 1,20,000 रुपये है। आप कहते इतने मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ कितने पैसे हैं, 30,000 है। तो ठीक है दे दो। आप 30,000 रुपया देते हैं और आप 1,20 की चीज़ ले आए हैं, कितना बेनिफिट हुआ आपको, 90,000 का। ये किस में ऐड होगा, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। आपके ऑफिस में गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोग हमने गाड़ी बेच दे, उसने कहा ठीक है। गाड़ी की मार्केट वैल्यू लगवाई, वो कितनी लगी, 1.4 मिलियन। आपने कहा मेरे पास सिर्फ कितने हैं, 10 लाख रुपया हैं। आपने 10 लाख रुपया पे किया, आपको गाड़ी मिल गई कितने वाली, 1.4 मिलियन वाली। कितना बेनिफिट हुआ आपको, 4 लाख का। ये क्या होगा, आपकी सैलरी में ऐड हो रहा होगा। तो जब भी ऐसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, हमने इस तरह से इनका बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। इसको ज़रा नोट करें, फिर हम ज़रा यूज़ की बात करते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र है ये हर एसेट के लिए है, एसी, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, घड़ी, सब के लिए जो है ये क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। यस, एक ही रूल है आपका। वो आप उसके एम्प्लॉय होते हो फ़हद मुस्तफ़ा के, जो आगे डांस करके तो आ रहा होता है मामा। हाँ जी, FTR का पार्ट बनता है वो। तो ये हर एसेट के ट्रांसफ़र का यही रूल है कि जिस दिन एसेट ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो उसमें से अगर आपने कोई कॉस्ट पे की है वो लेस करवाएंगे, बेनिफिट जो है वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद है एसेट्स जो आपको यूज़ करने के लिए दिए जा रहे हैं। रिमेंबर ये किन की बात हो रही है, एक्सेप्ट व्हीकल एंड अकोमोडेशन। कि व्हीकल का रूल अलग है और घर का रूल अलग है। व्हीकल और घर के अलावा हम बाकी तमाम एसेट्स की बात करेंगे जो हमें यूज़ करने के लिए दिए जा रहे हैं, घर के और गाड़ी के अलावा। अगर हम यूज़ करने वाले एसेट्स की बात करें तो बेसिकली ये एसेट्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। एक वो दैट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो उनकी ओनरशिप में है, वो उनकी मलकियत में है। और दूसरे आपके पास रेंटल, कि वो किराए पे लेके आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एम्प्लॉयर जो है वो एक जनरेटर किराए पे लेता है और उसका रेंट पे कर रहा है 10,000 पर मंथ। और यही जनरेटर जो है वो एम्प्लॉय को दे दिया जाता है कि ठीक है यार तुम इसको इस्तेमाल कर लो। लिया किसने था, एम्प्लॉयर ने। इस्तेमाल कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। बेशक वो उसकी अमाउंट पे कर रहा है, लेकिन ये जो 10,000 पर मंथ रेंट है वो हम क्या करेंगे, इसकी सैलरी में ऐड करेंगे एज अ बेनिफिट के तौर के ऊपर कि भाईजान हम तो पे कर रहे हैं लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, इसलिए ये आपकी इनकम का क्या हो जाएगा, पार्ट बन जाएगा। फिर सेकेंडली है दैट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये उसके क्या कंसिडर होंगे, फिक्स एसेट्स होंगे। आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर हम कोई भी एसेट्स ओन करते हैं हम उसे क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। जैसे अगर ये एसी लगा हुआ है ये क्या हो रहा होगा, डेप्रिशिएट हो रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल एक एसी है, एम्प्लॉयर ने ख़रीदा हुआ है, 2 लाख रुपया उसकी कॉस्ट है और वो उसको डेप्रिशिएट कर रहा है 15% के ऊपर। कितनी आएगी डेप्रिसिएशन, 30,000 जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन जो है आएगी। वो इस एसी को इस्तेमाल कर रहा था, एम्प्लॉय आया उसने कहा सर मुझे एसी दे दे,
आपने कहा ठीक है तुम इस एसी को यूज़ कर लो 3 साल तक, मुझे 3 साल के बाद वापस कर देना। आप लोग अकाउंटिंग में ये भी पढ़ के आ चुके होंगे डिस्पोजल। डिस्पोजल तब रिकॉर्ड होता है जब आपका उसके ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया हुआ है, आपने बेच दी है। जब डिस्पोजल होता है तब हम डेप्रिशिएट करना बंद करते हैं। क्या ये कहानी डिस्पोजल की है? आपने उसको 3 साल के लिए एसी दी है, 3 साल के बाद वो आपको वापस कर देगा, तो आपने तो एसी बेचा ही नहीं है, वो तो आपका ही है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे? आप तो उसे डेप्रिशिएट करते रहेंगे, बिकॉज एसी किसका था? आपका था। इस्तेमाल कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। तो जब तक वो इस्तेमाल करेगा, जो आप एसी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यही डेप्रिसिएशन आप एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे एज अ बेनिफिट के तौर के ऊपर कि भाई तुम ही इसको इस्तेमाल कर रहे थे, सो इसकी जो डेप्रिसिएशन है जो हम चार्ज कर रहे थे वही क्या होगी एज अ बेनिफिट के तौर के ऊपर तुम्हारी इनकम में हम ऐड करते जाएंगे। तो ये सारी कहानी है एसेट्स की, ये हर एसेट्स के लिए आप ले जाएंगे। तो एसेट्स की अगर हम बात करें तो 2 तरह के हैं, या तो आपको एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, या आपको एसेट्स जो हैं वो यूज़ के लिए दिए जाएंगे। अगर आपको एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ तो ट्रांसफ़र के लिए आपने बेनिफिट कैलकुलेट करना है। बेनिफिट कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार क्या होगा? आप लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट डेट ऑफ ट्रांसफ़र। जिस दिन एसेट ट्रांसफ़र किए गए थे उस दिन उनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, लेस करवाएंगे कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने पे की है, तो जब बेनिफिट होगा सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर एक चीज़ 1,20,000 रुपये की आ जाए और आप 30,000 पे करके लेके आ रहे हैं तो कितना बेनिफिट हुआ आपको? 90,000 का। दिस 90,000 विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। फिर दूसरा है कि वो आपको एसेट दे देगा इस्तेमाल करने के लिए। अब इस्तेमाल करने की बात करें तो हम ये व्हीकल के और अकोमोडेशन के अलावा रूल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक तो है रेंटल एसेट्स, किराए पे एसेट लिया आपको दे दिया, तो जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो आपके इनकम का पार्ट हो जाएगा। और दूसरे हैं वो एसेट्स जिनको हम ओन कर रहे हैं, जो हमारी मलकियत में है, हम उनको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपको दे दिए हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक इस्तेमाल करेंगे जो उनकी डेप्रिसिएशन होगी वो हम किसका पार्ट बनाएंगे? आपकी इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। तो ये एसेट्स की बात है जो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। क्लियर है ये? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है, हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल जो है फिर हम आगे चलेंगे। कल हम अकोमोडेशन, व्हीकल और लोन वगैरह की बात करते हैं कि उनके रूल्स क्या हैं और किस तरह से हमने उनको लेकर चलना होता है।